चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में हमारा पहले है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको बार बार पूछा जाता है, तो आज इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही देखते हैं क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट एक बार बार आपने पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा, इज़ एन आइडेंटिफिएबल आइडेंटिटी। मतलब कि किसी भी चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे चेयर रखी है तो वो चेयर आप उसको आइडेंटिफाई करो ना कि वो चेयर है। अगर सामने कोई पंछी बैठा है, ठीक है, कोई वर्ड बैठी है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो वर्ड है। तो वही हर एक एंटिटी को, रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जिसकी कुछ सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिहेवियर होता है। जैसे वर्ड है तो वर्ड फ्लाई करेगी, ठीक है, उसका कुछ बिहेवियर होता है। अब उसके की कंसेप्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे? क्लास। जैसे आपका फर्नीचर होता है, फर्नीचर अगर हम एक क्लास मान लें फर्नीचर को, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे टेबल, चेयर, ये सब, ठीक है। मेथड्स होते हैं कुछ, जैसे रनिंग, जैसे कोई वर्ड है तो फ्लाइंग उसका मेथड हो गया। तो जो उसका बिहेवियर है वो डिफाइन करते हैं मेथड्स, ठीक है। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि वर्ड का ही ले लेते हैं तो कि वो फ्लाई कर रही है, वो गुस्सा है, सैड है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे वर्ड फ्लाई करती है तो उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, है ना। तो ये हो गया। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका यूज़ क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, हम एक ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। और मॉडल्स न्यू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज अफेक्टिवली। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गया। अब देखो, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? वो होता है, मतलब अगर आपसे पूछता है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों होता है, क्योंकि वो रिवॉल्व करता है अराउंड ऑब्जेक्ट, सारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है वो, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या होता है? ईच ऑब्जेक्ट हैज़ एन यूनिक आइडेंटिटी। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक अलग चीज़ होती है जो उसको डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम अलग। जैसे कि तुम्हारे दोस्त से अलग हो, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो होंगे, है ना, उसकी वजह से तुम अलग हो, चाहे वो स्टेट्स के बेसिस पे हो, चाहे बिहेवियर के बेसिस पे हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ मेमोरी एड्रेस एंड यूनिक आइडेंटिफायर। जैसे कि ये, अगर ये चेक करने के लिए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं, तो ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, तो ये एड्रेस वाला साइन है, मतलब ये एड्रेस के अकॉर्डिंग भी चेक करेगा और वैल्यू भी चेक करेगा। तो अगर सेम है तो सेम ऑब्जेक्ट है, नहीं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है? एंज्यूर्स एक्यूरेट ट्रैकिंग और एसेंशियल फॉर ऑब्जेक्ट कंपेरिजन एंड इंटरेक्शन, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी हो गया। अगर ये आता है तो थोड़ा बहुत बता देना है आपको ये, और एग्जाम्पल लिख देना, सिंपल। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो एनकैप्सुलेशन से आप क्या समझते हो? एनकैप्सुलेट मतलब कि कैप्सूल। देखो, कैप्सूल क्या करता है? छोटे छोटे दानों को एनकैप्सुलेट करके रखता है, मतलब कि स्टोर करके रखता है। तो वो एक तरीके से क्या हो गया? बाइंडिंग एंड रैपिंग ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट, है ना। तो एनकैप्सुलेशन इज बंडलिंग ऑफ डाटा, कि वो छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ वाइंड करके रख रहा है। तो ये किस से होता है? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक से हम इस सब को कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट होता है तो वो हम कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते उन वेरिएबल्स को आउटसाइड द क्लास। प्रोटेक्टेड में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, पब्लिक में हम यूज़ कर सकते हैं। और ये एनकैप्सुलेशन होता है हमारे गेटर और सेटर मेथड से। गेटर मेथड यूज़ होता है जैसे कोई वैल्यू हमें गेट करनी हो, और सेट मेथड क्या होता है? हमें कुछ सेट करना हो। तो जो गेट मेथड होता है ना, तो उसमें हम कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। देखो, गेट है तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो हमें रिटर्न टाइप तो चाहिए, तो इसलिए उसमें रिटर्न टाइप होता है। भाई सेट में तो हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दे नहीं रहे साथ सामने वाले को, बस सेट कर रहे हैं, तो उसमें रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन का, तो देखो सेट नेम तो क्या है? नॉन रिटर्न टाइप। वॉइड हमारा नॉन रिटर्न टाइप, तो इसमें हमें सेट करना है, तो हमने कोई भी रिटर्न नहीं करा कुछ भी, बस सेट कर दिया कि नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम। अब देखो गेट नेम, गेट नेम मतलब हम दे रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ चाहिए जो हम रिटर्न करेंगे,
ठीक है, तो स्ट्रिंग रिटर्न नेम, सेट नेम फिर से आ गया तो वॉइड लिखा क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉइड। गेट में हमें रिटर्न करना है, ठीक है। ये सारे मेथड्स बना दिए और फिर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कैसे किया, स्टूडेंट क्लास का नेम एस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर उससे ऊपर वाले कॉल कर दिए, ठीक है। ये आपका हो गया एनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम, इसको देख लेना और अच्छे से। बेनिफिट्स क्या होते हैं एनकैप्सुलेशन के, इंटरनल चीज़ों को बचा के रखता है, सिक्योरिटी मेंटेन करता है, मॉड्यूलरिटी मेंटेन करता है और कोड को मेंटेनेबल बनाता है। अब आता है आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है, नाम से क्या पता लग रहा है आपको, बताओ। इंफॉर्मेशन को हाइड करना, ठीक है। तो ए प्रिंसिपल ऑफ हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, कोई चीज़ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसको हाइड करके रखना। अब कार चल रही है, तुम्हें कार चलती हुई तो दिखेगी, अंदर की वायरिंग थोड़ी दिखेगी, कौन सा तार कहाँ कनेक्टेड है, किसकी वजह से वो चल रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रही है और बस बाहर की चीज़ें तुम्हें दिखा रही है। तो ये यूज़ होता है तुम्हारा इन एनकैप्सुलेशन में भी होता है और एब्स्ट्रैक्शन में भी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग एनकैप्सुलेशन से कैसे रिलेटेड है, एनकैप्सुलेशन सपोर्ट्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू इंटरनल डाटा। इंटरनल डाटा मतलब कैप्सूल के वो जो छोटे छोटे दाने, तुम उनको एक्सेस ना कर पाओ, बाहर की चीज़ें रहें बस तुम्हारे पास, दैट इज़ लाइक इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। ये क्या करते हैं, जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे दाने अगर तुम्हें एक साथ खाने हो, अगर वो ना हो कैप्सूल और तुम्हें वो छोटे छोटे दाने खाने हो, कैसे खाओगे, है ना। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट्स अनइंटेंडेड इंटरफेरेंस, ठीक है, इंक्रीज एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये ओप्स की 4 प्रिंसिपल हैं, ये तो तुम्हें रटी होनी चाहिए। कौन कौन सी, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ओके। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक चीज़ को बहुत सारे फॉर्म्स में दिखाना, वही फर्नीचर वाला एग्जांपल। फर्नीचर तो एक है पर उसको तुम डिवाइड कर सकते हो टेबल में, चेयर में, ठीक है, और क्या क्या आता है, बेड। तो एक चीज़ है लेकिन डिफाइन कर दी तुमने 3 फॉर्म्स में, ओके। तो ये क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म allows objects to be treated as an instance of their parent class while behaving differently based on their actual class। अब ये देखो 2 टाइप की होती है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तुम ना ये मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग अगर तुम्हें समझ आता है ना, इसी से तुम्हारी 3 क्वेश्चन तो यहीं बन जाता है। देखो जहाँ ओवरलोडिंग में जो चीज़ें आती हैं वही कंपाइल टाइम में आ जाती हैं, ओवरराइडिंग में जो आती हैं वो रन टाइम में आ जाती हैं, यहीं पे वो वाली चीज़ भी आ जाती है तुम्हारी वर्चुअल और नॉन वर्चुअल टाइप, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम उनको। तो देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग से और रन टाइम होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग से। कंपाइल टाइम इज़ लाइक तुम कोड लिख रहे हो और उसे कंपाइल कर रहे हो तब, और रन टाइम मतलब कि कोड लिख दिया तुमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और फिर उसको रन कर रहे हो, ठीक है। तो देखो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, पहले तो ये देखो, मेथड ओवरलोडिंग होता है तुम्हारा कि एक ही क्लास में, ठीक है, 2 मेथड बनाए, दोनों के नाम सेम है, ठीक है, लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट है। एक ही क्लास में 2 मेथड बनाए, दोनों के नाम सेम है लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो क्या हुआ, मेथड की ओवरलोडिंग तो हो गई, और डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं आपस में, पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो ये तो हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होगा, 2 डिफरेंट क्लास हैं और मेथड बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम नीचे वाले क्लास का मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये ऊपर वाले को भूल जाएगा। अगर यहाँ मैंने a=5 लिख दिया और यहाँ मैंने कुछ लिख दिया a=7, तो नीचे वाले को कंसीडर करेगा, ऐसी वो मेथड को तो ओवरराइड कर दिया ना इसने a को, तो ऐसी वो मेथड को ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि पीछे वाले तो गायब ही कर दिया उसने, है ना, तो वो मेथड ओवरराइडिंग हो गया। अब इसका देखो ये एग्जांपल है तुम्हारा ओवरराइडिंग का है। देखो एक क्लास हो गई क्लास शेप, ओके, क्लास शेप हो गई, इसमें वॉइड रो मेथड बना दिया एक। ये दूसरी क्लास हो गई, ऊपर वाले को एक्सटेंड कर दिया, हाँ ये चीज़ आ गई, 2 डिफरेंट क्लास है और नीचे वाली ऊपर वाले को एक्सटेंड कर देना ज़रूरी है ओवरराइडिंग में, जब भी तो पीछे वाले का डाटा एक्सेस कर पाएगा, है ना।
देखो क्लास क्रिएट कर दी, मेथड क्रिएट कर दिया, उसके अंदर एक दूसरी क्लास क्रिएट करी, ऊपर वाले को एक्सटेंड करा, ठीक है, ऊपर वाले को मतलब यूज़ करने के लिए। फिर सेम मेथड नेम से मेथड क्रिएट करा, उसमें कुछ लिख दिया। तीसरी एक और क्लास क्रिएट करी और इसने ऊपर वाले को कॉल करा, सबसे ऊपर वाले को, ठीक है। मतलब ये इस वाले को ये ओवरराइड कर रहा है और फिर इस वाले को ये ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। ये क्रिएट कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट बनाए और फिर कॉल कर दिए, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा होता, सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे यहाँ तक था, ठीक है, दोनों के नाम सेम है बिल्कुल। अब अगर मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता सर्कल ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सर्कल, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है ना, इसका सर्कल ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सर्कल, मतलब वो तो जावा में हो गया, यहाँ पे होगा सर्कल ओबीजे, ठीक है। सर्कल ओबीजे होगी ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब मैंने अगर ओबीजे डॉट ड्रॉ कॉल करूँ ना, तो ये प्रिंट करेगा ड्राइंग अ सर्कल, ठीक है, ऊपर वाले को नहीं करेगा, क्योंकि इसने इस वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया, इसने इस वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया। आ रहा है ना समझ। तो अगर आपको इतना भारी भरकम एग्जाम्पल नहीं लिखना हो तो सिंपल एक क्लास बनाई, उसमें एक मेथड क्रिएट करा, दूसरी क्लास बनाई, ऊपर वाले को एक्सटेंड किया और फिर इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सर्कल ओबीजे और फिर लिख दिया, मतलब मेन मेथड में बनाओगे ऑब्जेक्ट तो, ठीक है ना। जैसे ये है ये वाला, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और फिर उससे कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है अब तुम्हारा एनहेंसिस कोड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजिबिलिटी। अब आता है आपका जनरोसिटी, जिसको हम जनरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टू और मोर क्लासेस टू क्रिएट अ जनरलाइज पैटर्न पेरेंट क्लास। मतलब कि दो और मोर क्लासेस से कुछ कॉमन चीज़ें निकालना और फिर उसकी एक अलग जनरलाइज पेरेंट क्लास बना देना, इट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन। ओके, एक्सट्रैक्टिंग शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कोई दो क्लास हैं, एक ये और एक ये, तो इनमें से एक ये और एक ये, इनमें से जो जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शेयर हो रही हैं एक दूसरे के बीच में, उनको एक्सट्रैक्ट करना और एक जनरलाइज पेरेंट क्लास बना देना। अब ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें भी उसके जैसे ये देखो क्लास बना दी, फिर एक मेथड बना दिया वर्चुअल वॉइड डोनेट, फिर दूसरी क्लास बनाई, ऊपर वाले को एक्सटेंड किया और फिर मेथड को ओवरराइड किया, फिर तीसरी बनाई, ठीक है। और इसमें मतलब कि ऐसे बनाते जाना है। फिर इसने किया कि एक वेक्टर बना दिया जिसमें तुम स्टोर कर रहे हो, ठीक है, और फिर पुश कर दिए सारी क्लासों के ऑब्जेक्ट कॉल करके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन मेथड को कॉल करके उसमें पुश कर दिया और फिर डोनर के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो हर एक डोनर के अंदर उनका एक ऑन डोनेट मैसेज होगा जो ऊपर लिखा था और फिर इसको क्लियर कर दिया। अगर ये आपको एग्जांपल थोड़ा टिपिकल लग रहा हो तो कोई नहीं, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, कोई इजी से एग्जांपल लिख देना छोटा सा, ओके। आपको एग्जांपल ही तो लिखना है, ज़रूर थोड़ी आप बड़ा लिखो। अब ये क्या करता है, प्रोमोट्स रीयूजेबिलिटी, रिड्यूस कोड रिडेंसी। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग, तो पहली बात तो इम्पोर्टेंस तो जब सीखेंगे जब हमें पता होगा मॉडलिंग क्या होता है। तो देखो मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स सिस्टम टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, कम्युनिकेट इट्स स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर। तो देखो मॉडलिंग इज लाइक मॉडल क्रिएट करना। अब तुम्हें घर बनाना है तो पहले तो तुम उसका मॉडल क्रिएट करोगे ना, तो वही यहाँ लिखा है मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू अंडरस्टैंड। अब इतना कॉम्प्लेक्स होता है घर की, यहाँ रूम बनाना है, वॉश मशीन बनाना है, यहाँ किचन बनाना है, तो उसका कैसे समझोगे, एक मॉडल बनाओ भाई, है ना, मॉडल बनाओ, उसे समझेंगे। तो इससे क्या होता है, मैनेज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, क्लियर ब्लूप्रिंट देता है, ब्रिज द गैप बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड अचीवमेंट इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए फिर उसके लिए, तो वो भी तो क्लियर हो जाता है उससे। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, इंक्रीमेंटेबिलिटी, ओके, ये पढ़ लेना।
अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग समझ आ गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है कि वो ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे होती है। द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग अ सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट लाइक ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्लोजली अलाइन होती है रियल वर्ल्ड सिस्टम के साथ, फैसिलिटेट्स रीयूज एंड स्केबिलिटी, सपोर्ट्स मॉड्यूलर डेवलपमेंट। अब है आपका यूएमएल। तो यूएमएल क्या है, देखो जैसे कि आप हिंदी में बात कर रहे हो, आपकी एक लैंग्वेज है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, आपकी एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो C++ में करता है। तो ऐसी मॉडलिंग के लिए एक लैंग्वेज होती है, उसको ही बोलते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो कि यूज़ होती है टू स्पेसिफाई, विजुलाइज, कंस्ट्रक्ट, डॉक्यूमेंट, है ना, उसके लिए। इसमें क्या क्या होता है, मतलब डायग्राम्स के थ्रू आप चीज़ों को समझा रहे हो, तो मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में ये सब आ जाता है कि डायग्राम्स, एरोज वगैरह कौन कौन सी यूज़ करनी है। तो एक तरीके से ये सब चीज़ों का एक सेट को हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि मॉडलिंग में हेल्प करती है ताकि आप उसके मॉडल को अच्छे से समझ सको। तो क्या है इसमें कि स्ट्रक्चरल डायग्राम्स होते हैं। पहले तो 3 टाइप के कोर डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल एंड इंटरेक्शन। तो पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाओगे, किसी चीज़ का बनाओगे तो क्लास, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स। फिर बिहेवियर डिफाइन करोगे, यूज़ के, सीक्वेंस, एक्टिविटी डायग्राम, इन डायग्राम्स को भी देखेंगे आगे। फिर एक इंटरेक्शन डायग्राम होता है कि कैसे कैसे इंटरेक्ट करोगे, तो उसमें कोलैबोरेशन एंड टाइमिंग डायग्राम। ओके, यूज़ या विजुलाइज करना, डॉक्यूमेंट सिस्टम डिज़ाइन। ओके, अब आता है आपका कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल। तो कंसेप्चुअल मॉडल मतलब कंसेप्ट को समझाने वाले। तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, थिंग्स, रिलेशनशिप्स एंड डायग्राम। तो थिंग्स में आएंगे आपके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिलेशनशिप्स में आएंगे आपके कैसे कैसे उसमें एसोसिएशन हो रहा है, डिपेंडेंसीज हो रही हैं, जनरलाइजेशन भी आ जाएगा। और फिर नॉर्मल डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट। ठीक है, ये आपके कोर थिंग्स हैं, जैसे थिंग्स, रिलेशनशिप्स एंड डायग्राम। और आपके कोड डायग्राम्स क्या आते हैं यूएमएल के, पहले तो आप स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, फिर बिहेवियर, फिर इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इंटरेक्शन। और कंसेप्चुअल में क्या है, कंसेप्चुअल में आपका थिंग्स, ठीक है, रिलेशनशिप एंड डायग्राम। अब देखो आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर रिफर्स टू हाई लेवल ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम दैट डिफाइंस इट्स कंपोनेंट्स, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। तो देखो, अब आप नॉर्मल अगर किसी बच्चे को बोलो कि किसी कोई घर बना दो, तो वो नॉर्मल वही 2 डिब्बे 4 डिब्बे वाला बना देगा। पर एज एन इंजीनियर आप किसी को ऐसे घर दोगे तो वो पता है कैसा घर बनाएगा। तो इसलिए आर्किटेक्चर के बेसिस पे करना होता है, एक प्रॉपर बॉक्सेस यूज़ करने होते हैं, उसका प्रॉपर लॉजिकल व्यू बनाना होता है, प्रोसेस बनाना होता है, फिजिकल बनाना होता है, कैसे कैसे डेवलप होगा, ठीक है, ये सब बनाना होता है। तो उस सब चीज़ के लिए हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हाई लेवल डिज़ाइन है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक लॉजिकल व्यू होता है पहले तो, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्लास डायग्राम्स आ जाते हैं। एक प्रोसेस भी होता है कि कैसे कैसे प्रोसेस कर रहेगा वो, तो उसमें रन टाइम बिहेवियर आ जाता है। एक फिजिकल व्यू होता है ना, डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स आते हैं उसमें। फिर एक डेवलपमेंट जिसमें कोड को ऑर्गेनाइजेशन चलती है। एक यूज़ केस होता है जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो चाहिए होते हैं, है ना। तो ये सब आपका आ गया आर्किटेक्चरल में, जिसमें आपको एक लॉजिकल तो चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, एक फिजिकल चाहिए, एक डेवलपमेंट चाहिए एंड एक यूज़ केस चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 में ये सब था कि यूएमएल क्या होता है, मॉडलिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ठीक है, और जनरलाइजेशन का। ठीक है।
एंड आई नो कि आपको जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं समझ आया होगा, तो चलो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दूसरा वाला। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है। तो देखो ये वाला देखते हैं, ये वाला देखो। इसमें मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि जो कॉमन चीज़ें होती है ना उनको लेके एक जनरलाइज क्लास बना देता है। तो अब देखो ये एक क्लास है एनिमल, इसमें फंक्शन मेथड से ईट और स्लीप। ठीक है, ये एनिमल ईट्स फूड, एनिमल स्लीप्स। और फिर एक क्लास है डॉग जो कि एनिमल वाली क्लास को एक्सटेंड कर रही है, और एक इसका खुद का मेथड है बार्क। ठीक है, ओवर आइडेशन नहीं हो रही है। ठीक है, ईट है, स्लीप है और यहाँ पे बार्क है। और फिर एक कैट है क्लास जिसके अंदर वॉइड मियाऊ है कि कैट मियाऊ मियाऊ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 2 मेथड्स हैं, इसके अंदर एक तीसरा है, इसके अंदर 4 है। ठीक है, चौथा है। तो 4 मेथड हो गए। अब मेन मेथड बनाया, डॉग की अलग क्लास बना दी, कैट की अलग क्लास ऑब्जेक्ट बना दिया, सॉरी। ठीक है, फिर क्या किया, माई डॉग डॉट ईट, मतलब कि ये वाला फंक्शन को कॉल कर दिया मेथड को। अब माई डॉग डॉट स्लीप, फिर से ये वाला कॉल कर दिया। और फिर डॉग का जो खुद का था माई डॉग डॉट बार्क, वो कॉल कर दिया, ये वाला। अब देखो, अब ईट और स्लीप इसने ना दोबारा क्रिएट नहीं किए, एक बार ही क्रिएट कर दी ये ऊपर, और दोनों ऑब्जेक्ट से, डॉग के भी कैट के से भी उसे एसेस कर दिया। तो मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ईटिंग और स्लीपिंग, दोनों एनिमल करते हैं ईटिंग स्लीपिंग। तो वो देखो कॉल कर दिया इसने, जो क्लास एनिमल बनाई थी ना, ये रही क्लास एनिमल, उससे एसेस करके। ठीक है, क्योंकि ये उसको एक्सटेंड कर रहा है तो इसकी डिटेल्स को नीचे वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट उस वाले मेथड को यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्टों ने उसको यूज़ कर लिया। तो ये क्या प्रिंट करेगा, एनिमल ईट्स फूड, एनिमल स्लीप्स। फिर डॉग का वाला फंक्शन कॉल करके उसने वो लिखा था। ऐसी कैट वाले में पहले 2 उसने खुद से किए थे, मतलब कि वो ऑलरेडी डिफाइंड थे, उनको रीयूज़ किया और फिर कैट वाला लिख दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मतलब कि सेम चीज़ को एक अलग जो डिफाइन हो गया उसको वो दोनों में यूज़ कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया जनरलाइजेशन भी। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 पूरा हो गया। चलो अब यूनिट 2 देख लेते हैं। तो यूनिट 2 भी आपका बेसिक स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या होती है। तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप इन यूएमएल स्ट्रक्चर मॉडल फोकस ऑन स्टैटिक। मतलब स्ट्रक्चर मॉडलिंग वही सब कि आप किसी ऑब्जेक्ट और मतलब कोई मॉडल क्रिएट कर रहे हो तो कैसे क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो वही सब कुछ इसने दे रखा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग था वो, तो उसमें क्लास वगैरह तो आएंगी क्योंकि वो उसके अंदर की हैं। तो क्लास क्या है आपका, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता ही है। जैसे क्लास नेम कार हो गया, उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, मेथड्स हो गए जैसे स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज़, कलर, मॉडल, इंजन टाइप। क्लास डायग्राम क्या होता है, क्लास डायग्राम यूएमएल में क्या काम करते हैं, क्लासेस, उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बीच में मतलब इन सब का एक डायग्राम होता है जो प्रॉपर रिलेशनशिप दिखा रहा हो इन सब की। ठीक है, जैसे ये क्लास डायग्राम सिंटेक्स है, तो क्लास डायग्राम, क्लास इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। ठीक है, तो क्लास डायग्राम ऐसा होता है कि जो 3 पार्ट में डिवाइड हो, जिसमें क्लास नेम हो, एट्रीब्यूट्स और मेथड हो। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशनशिप से आप समझते ही हो कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कैसे रिलेट करती है। और ये रिलेशनशिप आपका होता है 5 टाइप का। कैसे कैसे, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन बताता है कि जनरल रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्लासेस। जैसे कार के पास व्हील है तो ये सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट हो जाता है। अब है आपका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, ये एसोसिएशन का टाइप है जिसमें एक क्लास रिप्रेजेंट करती है होल और अनदर उसका पार्ट। मतलब जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का पार्ट क्या है, बुक, तो लाइब्रेरी हैज़ अ बुक। तो ये कैसे होता है, ए लाइन विद ओपन डायमंड। ठीक है, ऐसी वाली। ठीक, अब कंपोजिशन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का स्ट्रॉन्गर फॉर्म जिसमें जो पार्ट है इसका वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर उसका होल ना हो। मतलब कि घर हैज़ अ रूम,
हाउस एज अ रूम, मतलब अगर हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया तो रूम कहाँ बचेगा, है ना। तो कंपोजिशन इज लाइक कि जो पार्ट है वो एग्जिस्ट ही ना करे अगर होल ही ना हो तो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल एसोसिएशन है किसी दो के बीच में। एग्रीगेशन ऐसा है कि जैसे लाइब्रेरी के पास बुक, ये ओपन डायमंड से, और ये होता है इट लाइन विथ फिल्ड डायमंड एट होल एंड, मतलब कि फिल्ड डायमंड ऐसी वाली, ऐसे, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होती है, रिलेशन वेयर अ चाइल्ड इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है, ओके। जैसे डॉग इज अ टाइप ऑफ एनिमल, तो देखो एनिमल, डॉग इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल। तो ए लाइन विथ होलो रेक्ट्राइंगल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो देखो एक बार इनके सिंबल ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा आपको, देखो यहाँ से देख लेते हैं। देखो एसोसिएशन का तो नॉर्मल लाइन थी, है ना, और एग्रीगेशन का क्या था, एरो ऐसे था, ये लिख रहा है यहाँ पे ए लाइन विद ओपन डायमंड, ठीक है, ये रहा है ओपन डायमंड। और कंपोजिशन का था फिल्ड डायमंड, ओके, तो फिल्ड डायमंड। और इनहेरिटेंस का था होलो ट्रायंगल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पेरेंट, तो होलो ट्रायंगल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पेरेंट, ये वाला। एंड अब देख लेते हैं डिपेंडेंसी क्या होता है। तो ए रिलेशन वेयर वन क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर, जैसे कार में डिपेंड ऑन इंजन टू स्टार्ट, तो होते हैं डैश लाइन विद एन ओपन एरो, ए डैश लाइन विद एन ओपन एरो, ठीक है, ये वाला। अब देखो कॉमन मैकेनिज्म क्या होता है। तो कॉमन मैकेनिज्म रिफर्स टू द पैटर्न और टेक्निक्स दैट अप्लाई टू मल्टीपल पार्ट्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, मतलब कि ऐसी मैकेनिज्म जो कॉमन हो सिस्टम डिज़ाइन में, बार बार यूज़ हो रहे हो। एग्जाम्पल जैसे विजिबिलिटी, मल्टीप्लिसिटी, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस, ठीक है। तो विजिबिलिटी क्या करता है, स्कोप को डिफाइन करता है। मल्टीप्लिसिटी इंडिकेट हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ वन क्लास आर रिलेटेड टू अनदर, ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड बट इनहेरिटेड बाय अनदर क्लासेस, ओके। इंटरफेस उसका इंटरफेस को डिफाइन करता है। तो कॉमन मैकेनिज्म इज लाइक जो ऐसी टेक्निक्स जो मल्टीपल पार्ट्स पे अप्लाई हो रही हों सिस्टम डिज़ाइन के। अब देखो डायग्राम्स इन स्ट्रक्चर मॉडलिंग। स्ट्रक्चर मॉडलिंग में दो टाइप्स के की डायग्राम्स होते हैं, एक आता है आपका क्लास डायग्राम और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो क्लास डायग्राम जो क्या होता है, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम बाय शोइंग इट्स क्लास, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है कि डिफाइन करना कोर कंपोनेंट्स इन देयर रिलेशनशिप्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है, वो मतलब क्लास तो देखो स्ट्रक्चर दिखाएगा पूरा, ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को दिखाएगा जो क्लास से क्रिएट किया गया है ना। जैसे लिखा है, इट इज़ लाइक ए स्नैपशॉट ऑफ सिस्टम स्टेट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन टाइम, ठीक है। अब देखो क्लास इन ऑब्जेक्ट डायग्राम्स, क्लास डायग्राम इज यूज टू, ये सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप आ जाती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इसमें विजिबिलिटी में पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है देखो क्लास डायग्राम का, ऐसे मेन क्लास हो गई एनिमल, उसके अंदर क्या क्या मैंने बोला था ना कि क्लास आता है और फिर एट्रीब्यूट्स आते हैं और फिर मेथड्स आते हैं। तो देखो एनिमल क्लास हो गई, मेन क्लास, और फिर इसको जो जो ये यूज़ कर रहे हैं, ये किसका सिंबल है, अब पढ़ा था ऊपर, बताओ। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो बाकी सारी क्लासेस है ऊपर वाली को इनहेरिट कर रही हैं, तो ये इनहेरिटेंस का सिंबल हो गया और इन सबको इनहेरिट कर लिया। और ऑब्जेक्ट डायग्राम्स क्या होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डायग्राम एक स्पेसिफिक टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं, शोइंग हाउ ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ क्लास, इसका डायग्राम देखते हैं फिर समझ आएगा आपको। देखो सी कंपनी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, फिर उसमें फर्दर डिवाइडेड है वो कंपनी क्लास में, फिर फर्दर डिवाइडेड है ये इसमें ऑब्जेक्ट, एक ही हो गया डिपार्टमेंट D1, ये वाला ऑब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर उसके एट्रीब्यूट्स। तो इसका सीक्वेंस डायग्राम ऐसे बनता है, ऑब्जेक्ट डायग्राम बोलेंगे इसको। और डिफरेंस देख लेते हैं आप क्लास डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम्स में। तो देखो क्लास डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंट द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस, ठीक है, मतलब स्टैटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, वाइल जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्नैपशॉट ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम को डिफाइन करता है। इसमें आते हैं आपके क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशन रिलेशन, और ऑब्जेक्ट वाले में क्या आते हैं आपके ऑब्जेक्ट,
देयर एट्रीब्यूट्स, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। मतलब इससे क्लास से ये डिफरेंट ऐसे क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स भी दिखाता है। इसमें आपका इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन होता है, बट इसमें सिर्फ रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है लिंक करके। प्रोवाइड्स अ मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड फ्लेक्सिबल व्यू, ठीक है, और ये मोर स्पेसिफिक व्यू। अब रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर दैट इज वैलिड फॉर एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टम, ठीक है, एंटायर लाइफ साइकिल के लिए स्ट्रक्चर को दिखाता है जो वैलिड होता है एंटायर लाइफ साइकिल के लिए। वाइल रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक स्नैपशॉट ऑफ स्टेट, ठीक है। ये क्या है, यूज ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज टू विजुलाइज, वाइल ये होता है स्पेसिफिक सिनेरियोज के एग्जाम्पल के लिए। तो मतलब इन शॉर्ट की ऑब्जेक्ट वाला स्पेसिफिक चीज़ों को दिखाता है, ज़्यादा डिटेल्स देता है, वाइल क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, स्टैटिक स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो मॉडलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं क्लास के लिए भी और ऑब्जेक्ट डायग्राम के लिए भी। तो पहले तो होता है आइडेंटिफाई क्लास, पहले तो आपको क्लास को आइडेंटिफाई करना है, फिर रिलेशनशिप पता करनी है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऑपरेशन क्या लगेंगे वो पता करने हैं, फिर यूएमएल को नोटेशन यूज़ करनी है। तो क्या करना है, पहले तो आपको क्लास करनी है, ठीक है। क्लास जब आप कर लोगे आपको पता करना है रिलेशनशिप्स, फिर आपको एट्रीब्यूट्स, है ना, और फिर यूएमएल नोटेशंस। अब है आपका कोलैबोरेशन डायग्राम। तो कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम एंड हाउ दे कोलैबोरेट टू फुलफिल अ यूज केस, मतलब कि कोई जो ऑब्जेक्ट्स हैं कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे वो आपस में जुड़ के किसी दूसरे की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। तो इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द मैसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन देम। तो इम्पोर्टेंस क्या है, विजुलाइज इंटरेक्शंस करता है, अंडरस्टैंड करता है सिस्टम बिहेवियर को, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, क्या क्या करता है, विजुलाइज करवाता है चीज़ों को, क्लियर विजुलाइजेशन प्रोवाइड करता है, सिस्टम के बिहेवियर को डिफाइन करता है कि वाइल शोइंग, मतलब इंटरेक्शन शो करना, कौन सी चीज़ क्या कैसे कर रही है ना। और कम्युनिकेशन को तो इम्प्रूव करेगा ही जब वो अच्छे से रिलेशन वगैरह बिहेवियर वगैरह शो करेगा। तो अब देखो इसमें कंपोनेंट एंड नोटेशन क्या होते हैं कोलैबोरेशन डायग्राम्स में। ऑब्जेक्ट को तो रिप्रेजेंट करोगे आप एक रेक्टेंगल बॉक्स से, ठीक है, जो मेन है। फिर लिंक कैसे करते हो, सिंपल स्लैश से। मैसेज अगर आपको कम्युनिकेशन दिखानी है तो कैसे करोगे, एरो वाले से। और जो एक्टर है, एक्टर इंडिकेट देयर इन्वॉल्वमेंट इन द इंटरेक्शन, तो उसको ऐसे। रिटर्न मैसेज रिटर्न में आ रहा है तो डॉटेड लाइन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऐसे। ओके, तो ये आपके कोलैबोरेशन डायग्राम्स के की कंपोनेंट्स हैं। अगर आता है तो आप ये सब ड्रॉ कर देना कि ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, लिंक ऐसे होगी, मैसेज ऐसे पास होगा और रिटर्न मैसेज ऐसा होगा, एक्टर ऐसा होगा। ओके, ये रहा, जैसे ये एक्टर है, मैसेज गया तो ऑब्जेक्ट के पास फिर ऐसे 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 ये बता देना। और कोलैबोरेशन डायग्राम का यूज़ केस क्या है, हेल्प्स डेवलपर टू सी हाउ वेरियस पार्ट ऑफ सिस्टम वर्क्स, मतलब कैसे कैसे सिस्टम के पार्ट वर्क कर रहे हैं। विजुलाइज करने में, ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था कि विजुलाइज करने में वही चीज़ें हैं, विजुलाइज करने में, सिस्टम के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में कि कैसे कैसे बिहेवियर करता है सिस्टम। ओके, अब ये एक एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। जैसे ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स था ना इसका डाटाबेस, इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का सिंबल है क्योंकि डाटाबेस ज़्यादा हो सकता है। रिप्रेजेंट्स बाय रेक्टेंगल ईच विद ऑब्जेक्ट नेम इनसाइड एंड इंटरेक्टिंग बिटवीन देम आर शोइंग विद द एरो टू इंडिकेट मैसेज फाइल्स। तो जैसे ये है ना कि आस्क फॉर रजिस्टर, फिर लॉगिन होगा, फिर वेरीफाई लॉगिन करेगा, है ना। तो ये सब एक कोलैबोरेशन डायग्राम का स्ट्रक्चर टाइप है, तो ये आप देख लेना। अब आता है आपको सीक्वेंस डायग्राम। ये 3-4 टाइप के आपके डायग्राम्स हैं। इसमें मतलब नाम से आप समझ पाओगे कि क्या है। जैसे कोलैबोरेशन है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में मिलके, तो वो यूज़ हो रहे हैं आपके विजुलाइजेशन में, सिस्टम के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, है ना, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में, फिर उसके की कंपोनेंट्स लिख देना कि कैसे कैसे ड्रॉ होते हैं, एक एग्जाम्पल बना देना, नॉर्मल एग्जाम्पल ऐसे वाले बना देना, ठीक है।
फिर आता है आपका सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम से आप देखो क्या समझते हो कि सीक्वेंस पता करता है वो, है ना, कि कैसे सीक्वेंस चल रहा है। इज अ बिहेवियर डायग्राम दैट शोज हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद द टाइम। इट फोकसेस ऑन सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज्ड अमंग ऑब्जेक्ट्स। ये कैसे कैसे मैसेज आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के। की कंपोनेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स, मैसेजेस, एक्टिवेशन बॉक्स रिप्रेजेंटेड बाई वर्टिकल लाइफ लाइन्स रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब ठीक है, इंडिकेट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिव एंड परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। तो इसमें इसके की कंसेप्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट, मैसेज आपको पता ही है, और एक्टिवेशन बॉक्स मतलब कि पता कर दे रहा है कि कब ऑब्जेक्ट एक्टिव है और कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये एसिंक्रोनस मैसेज का भी काम करता है कि व्हेन द सेंडर डज नॉट वेट फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है, रिप्रेजेंट विद डैश्ड एरो। अब मैसेज में इसी में दो टाइप के होते हैं, विद और विदाउट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मैसेज कैन बी मार्क टू इंडिकेट हाई प्रायोरिटी, कि उनको पहले सर्व किया जाएगा। कॉल बैक मैकेनिज्म होता है इसमें। कॉल बैक मैकेनिज्म मतलब कि इन विच एन ऑब्जेक्ट कॉल्स अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट को कॉल करना। ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होता है? आर सेंड टू मल्टीपल ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक मैसेज बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेंड करना हो। जैसे आप एक ईमेल सेंड करते हो मल्टीपल यूजर्स को, ऐसी ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होता है? एक मैसेज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेंड करना। ये एग्जांपल है सीक्वेंस डायग्राम का। तो एग्जांपल्स देख लेना इनके भी और इसके भी। ये जैसे ये कोलैबोरेशन डायग्राम का एग्जांपल है ना। और ये भी देख लेना आप एक बार, ये डायग्राम्स वगैरह खुद देख लेना। देखो फिर आता है आपका बेसिक बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग रिफर्स हाउ अ सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू एन इवेंट और इंटरेक्शन। तो इसका मतलब होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई एक इंसान है, उसके दोस्त ने थप्पड़ मार दिया, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये होता है बिहेवियर मॉडलिंग का काम, कि कोई मॉडल किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पे कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। इसमें होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आपका आता है यूज़ केस और यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस क्या होता है? रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी और एक्शन द सिस्टम कैन परफॉर्म, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। यूज़ केस क्या डायग्राम क्या होगा? यूज़ केस को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल सी बात है कि देखो ये स्पेसिफिक फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूज़ केस क्या करेगा? शो करेगा कि उसकी कैसी कैसी इंस्ट्रक्शन है, इंट्रैक्शन है यूज़र्स से, सिस्टम से, है ना। ये रहा, जैसे ये UML रिप्रेजेंटेशन है। ये तो क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ठीक है, ये वो वाला सिंबल किसका था? ये जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये था एग्रीगेशन का, ठीक है। अब है आपका, आपने कौन कौन से डायग्राम पढ़ लिया? देखो कोलैबोरेशन पढ़ा है आपने, सीक्वेंस पढ़ा है आपने, और अब पढ़ेंगे एक्टिविटी डायग्राम। क्लास डायग्राम पढ़ा है, ऑब्जेक्ट डायग्राम पढ़ा है, अब एक्टिविटी डायग्राम भी देख लेते हैं। इतने डायग्राम पढ़ लिए तो थक गए हो गया डायग्राम पढ़ते पढ़ते, कोई नहीं, कल के तो पेपर है बस, ठीक है। तो एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है? शो करता है फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ डाटा एक्टिविटीज़, डाटा बिटवीन एक्टिविटीज़। तो मतलब कि एक्टिविटीज़ का एक तरह से फ्लो शो करता है। इट इज़ यूज टू मॉडल बिजनेस प्रोसेस और वर्क फ्लोज। ओके, यूजेस एक्टिविटीज़, डिसीजन नोट्स, फ्लो एरोज टू रिप्रेजेंट स्टेप्स इन अ प्रोग्राम। ये रहा, जैसे ये है एक्टिविटी डायग्राम। एक नंबर इनपुट हो रहा है, कुछ कंडीशन है, अगर ठीक है तो डिस्प्ले कर दिया, नहीं है तो फिर शो एरर कर दिया। तो मतलब एक्टिविटी डायग्राम तो सिंपल एक फ्लो चार्ट की तरह ही है, ठीक है। जैसे ये जो डायग्राम्स है ना, एक्टिविटी डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, इनके नाम में इनका मीनिंग छुपा हुआ है, तो आप लिख सकते हो आराम से, है ना, समझने के बाद। जैसे ऐसे समझ लिया। अब देखो स्टेट मशीन, स्टेट चार्ज डायग्राम, चार्ट क्या, डायग्राम क्या होता है? तो देखो इसमें आप स्टेट मशीन मतलब स्टेट चार्ट, यहाँ से आपको समझ आ रहा है चार्ट वगैरह, है ना। तो स्टेट मशीन डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टेट एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन एंड हाउ इट ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मीनिंग जो उसका नाम है उसी से आंसर है, कि वो डिफाइन करता है कि वो किस स्टेट में है और कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो जो स्टेट ट्रांजिशन को डिफाइन करे उसको बोलते हैं स्टेट डायग्राम।
अब जैसे इनिशियल स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, स्टेट बॉक्स है, ये डिसीजन बॉक्स है, ये फाइनल स्टेट है। इनिशियल क्या स्टेज क्या करेगा कि इनिशियली किसी स्टेज में है, फाइनल की फाइनल में कितना है। डिसीजन बॉक्स आपको पता ही है कि एक डायमंड बॉक्स होता है कि वो डिफाइन करता है कि जैसे कोई डिसीजन है, जैसे इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 5 तो वो डिसीजन ले रहा है। ट्रांजिशन आपको पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे किस टाइप से ट्रांसफ़र हो रहा है। स्टेट बॉक्स इट depicts the condition and circumstances of a particular object of a class at a specific time। ठीक है, कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या कंडीशन है। तो ये होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स विद राउंड कॉर्नर्स इज यूज टू स्टेट बॉक्स, जो उसको स्टेट दिखाता है, मतलब एक तरीके से, है ना। टाइप्स ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, 3 टाइप के स्टेट्स होते हैं, सिंपल स्टेट, कंपोजिट स्टेट, सब मशीन स्टेट। सिंपल स्टेट क्या होता है, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी सब स्ट्रक्चर। ओके, कंपोजिट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड स्टेट्स, मतलब कंपोजिट मतलब बहुत सारी स्टेट्स का कंपोजिट करना एक तरीके से। सब मशीन स्टेट इज सेमेंटिकली आइडेंटिकल टू कंपोजिट स्टेट बट इट कैन बी रीयूज्ड, मतलब बार बार उसको रीयूज कर सकते हैं। अब देखो ये है, ये स्टेट बॉक्स है आपका, ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। फिर ये जैसे ये कंपोजिशन में आ सकता है आपका, ये फाइनल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट, मतलब सारा डायग्राम से शो कर रखा है। तो एक डायग्राम से आप देख लेना। अब आपका टाइम डायग्राम, ये तो डायग्राम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं ना, कोई नहीं, थोड़े से और बच रहे हैं बस। देखो टाइम डायग्राम क्या होता है, डिपिक्ट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ओवर टाइम। इट इज़ हेल्पफुल टू विजुलाइज हाउ द सिस्टम, मतलब कि टाइम के बेसिस पे वो क्या क्या चेंजेस कर रहा है, उससे कोई बोलते हैं, मतलब नाम से ही आप उसका आंसर निकाल लो, बस शीट भरो बस, है ना। तो इट इज़ यूज टू डिपिक्ट चेंजेस इन द सिस्टम स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, की टाइम के बेसिस पे वो क्या क्या चेंजेस आ रहा है। इंटरेक्शन डायग्राम क्या होता है, यूज टू शो हाउ ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्वेश्चन से ही वो है जो इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, है ना। दे वो इंक्लूड सीक्वेंस डायग्राम एंड कम्युनिकेशन डायग्राम। तो इंटरेक्शन डायग्राम में आपका सीक्वेंस डायग्राम और कम्युनिकेशन डायग्राम दोनों आ जाते हैं। अब है आपका पैकेज डायग्राम। पैकेज डायग्राम क्या है, इट शोज हाउ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू पैकेजेस। जो नाम है वही है कि ये शो करता है कि कैसे सिस्टम आपका पैकेज में डिवाइडेड है। जैसे ईच पैकेज ग्रुप रिलेटेड क्लासेस यूज केस कंपोनेंट्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी को तो रिड्यूस करेगा ही, जब आप किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ों में तोड़ोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी को तो ऑटोमेटिक रिड्यूस करेगा, है ना। तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक डायग्राम है एग्जाम्पल के लिए। अब आपका आर्किटेक्चर मॉडलिंग है, तो आपने ऊपर भी पढ़ा था, है ना, कि फोकस इन यूएमएल फोकस ऑन द स्ट्रक्चर कंपोनेंट डायग्राम डिप्लॉयमेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम वही की कंपोनेंट्स को शो करता है वो, ठीक है, ये बार रीड कर लेना, रिपीटेड है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम शोज हाउ कंपोनेंट्स आर डिप्लॉयड ऑन टू द हार्डवेयर सिस्टम्स। ठीक, तो यहाँ आपकी यूनिट 2 भी ख़त्म हो जाती है। इसमें कुछ नहीं था, बस डायग्राम ही डायग्राम भरे पड़े। तो एक बार आपने नाम पढ़ा, वो क्या कर रहा है वो पढ़ा, उसके सिंबल्स देखे, यूनिट 2 तो आराम से हो जाएगी, ठीक है। अब है आपका यूनिट 3। तो यूनिट 3 में देखते हैं क्या है। यूनिट 3 में फिर से ऑब्जेक्ट आ गया। चलो ये वाला पार्ट करते हैं बाद में, पहले नीचे का पढ़ते हैं अच्छा सा, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, तो क्योंकि ये बेसिक है ना, तो बेसिक आपको समझ आ जाएगा। तो फिर ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट बहुत पढ़ लिया, फिर करेंगे उसको। देखो फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन से आप क्या समझते हो कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कुछ परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि जैसे सम है, तो सम क्या कर रहा है, सम कर रहा है ऑफ थ्रू नंबर्स। तो क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन या टास्क को परफॉर्म कर रहा हो। जैसे फंक्शन मेक्स इट ईजियर टू ऑर्गेनाइज एंड यूज कोड, मतलब फिर इस कोड को, जैसे ये छोटा सा कोड है सम का, तो इसको आप बार बार यूज़ भी कर सकते हो, तो इसलिए रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो कैसे लिखते हैं, इंट जो ये रिटर्न टाइप होता है, फिर फंक्शन का नेम, फिर 2 पैरामीटर्स जिस पे वर्क करना हो उस फंक्शन को, फिर उसको जो चीज़ रिटर्न, तुमने अगर यहाँ वर्ड लिखते तो कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लेकिन तुमने लिखा है इंट तो कुछ रिटर्न करोगे, है ना। अब जैसे ये एक मेथड हो गया, अब इस मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जिससे इसे कॉल कर सको, ठीक है।
अब जैसे मेन मेथड बनाया तो तुम इसे डायरेक्ट एसेस कर सकते हो, यहाँ पे कोई क्लास तो है ही नहीं, क्योंकि तो ये इसको मतलब कि तुम एसेस करना चाहते हो। अगर यहाँ कोई क्लास होती तो वहाँ उस क्लास का नाम लिखते, फिर ओबीजे लिखते, फिर ओबीजे डॉट सम कॉल करते। ठीक है, तो क्लास नहीं है, तो अगर तुम्हें ये मेथड यूज़ करना हो तो कैसे करोगे, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू सम एक्स कॉमा वाई। तो मतलब रीयूज़ किया तुमने ये इस फंक्शंस को पे वैल्यू पास करके यहाँ से जो वैल्यू आई उसको यूज़ किया और फिर प्रिंट करा दिया। फंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। ठीक है, प्री डिफाइंड क्या होता है, जो C++ में ऑटोमेटिक है। वही यूज़र डिफाइंड क्या होता है, जैसे आपने यहीं पे ये सम वाला फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, प्री डिफाइंड में एग्जांपल क्या होता है, जैसे SQRT क्यू स्क्वायर रूट के लिए, एप्स मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, और आपका यूज़र का तो आपको पता ही है ऐसे। तो इसमें क्या होता है, ये प्री डिफाइंड में कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। फिर है आपका कोड फॉर प्री डिफाइंड फंक्शन SQRT के लिए कोड कैसे लिखोगे आप, नॉर्मल आपने ये इनपुट कराई, IO स्ट्रीम, इनपुट आउट स्ट्रीम, CMath हम यूज़ करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये आपने यूज़ किया, एक नंबर दिया यहाँ पे, और फिर प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया SQRT, उसमें वो जो नंबर स्टोर किया था वो पास किया, तो यहाँ से आपको इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसका फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपल इसने आपने इसको वैल्यू दी और इसने स्क्वायर रूट दे दिया। ठीक है, ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है। अब आते हैं पॉइंटर्स पे। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स वेरिएबल होते हैं जो कि मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी PC में कोई फाइल है, ठीक है, किसी फोल्डर में पड़ी है, फोल्डर के अंदर फोल्डर में फोल्डर, तो उसका जो एड्रेस है, ऐसे ही वो एड्रेस को ही स्टोर करने के लिए पॉइंटर यूज़ होता है। ठीक है, थिंक ऑफ अ पॉइंटर एज अ साइन पोस्ट दैट पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब कि जैसे आप घर रह रहे हो तो आपका एड्रेस को स्टोर करेगा पॉइंटर। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ पॉइंटर क्या होते हैं, डिक्लेरेशन, इस एस्टेरिस्क सिंबल से हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। अब एड्रेस चाहिए होता है आपको उसका, तो आप एंड ऑपरेटर यूज़ करते हो। ठीक है, यूज टू फिर क्या होता है, डिफरेंस ऑपरेटर, यूज टू एसेस द वैल्यू एट अ मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड इन द पॉइंटर। तो पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है उसको उसके चाहिए लेने के लिए आप स्टार यूज़ करते हो, एस्ट्रिक। चलो, तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या किया, पहले तो एक वैल्यू ले ली नम, ठीक है, वेरिएबल ले लिया नम, उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दी। फिर क्या किया, एस्ट्रिक PTR, एक पॉइंटर लिया, उसमें नम का एड्रेस स्टोर कर दिया। ठीक है, अब नम प्रिंट करा दिया, वैल्यू ऑफ नम इज इक्वल टू 10। फिर एड्रेस प्रिंट कराना है, तो एड्रेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर। तो एंड नम किया तो हमें एड्रेस प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, और हमने पॉइंटर में भी एड्रेस स्टोर किया था, और ये PTR को बुला रहा है ना, तो वो भी सेम चीज़ ही प्रिंट करेगा। फिर एस्ट्रिक PTR, मतलब कि एड्रेस का, अब ये डिफरेंस ऑपरेटर का काम कर रहा है, इसमें एड्रेस स्टोर है PTR में, पर ये दोबारा एस्ट्रिक लगा रहा है, तो वो वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसने वैल्यू दी थी। अब टाइप्स ऑफ पॉइंटर देख लेते हैं C++ में। एक होता है आपका नल पॉइंटर, जो पॉइंट करता है नथिंग। ठीक है, वो यूज़ होता है इनिशियलाइज अ पॉइंटर सेफली। ठीक है, एक होता है वॉइड पॉइंटर, ए वॉइड पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनी डाटा टाइप। ठीक है, जैसे वॉइड PTR इंट नम इज इक्वल टू 5 और PTR इज इक्वल टू एंड नम। ये जो वॉइड पॉइंटर होता है ये डिफरेंस नहीं हो सकता डायरेक्टली। ठीक है, अब है ये डैगलिंग पॉइंटर। तो ये पॉइंटर पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज़ बीन डी एलोकेटेड। तो इंट PTR इज इक्वल टू न्यू इंट 5 डिलीट PTR, नाउ PTR इज डैंगलिंग। ठीक है, ये पॉइंटर पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज़ बीन डी एलोकेटेड, मतलब कि पॉइंट कर दिया और फिर डिलीट कर दी। तो ऐसा पॉइंटर जो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था पर अब डी एलोकेटेड हो चुका है। अब है डिफाइन कॉन्स्ट पॉइंटर, व्हाट इज द यूसेज ऑफ पॉइंटर इन C++, व्हाट इज द साइज ऑफ वॉइड पॉइंटर इन C++। तो कॉन्स्ट पॉइंटर क्या होते हैं, कॉन्स्ट पॉइंटर्स आर पॉइंटर्स विच विद रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ दे कैन बी मॉडिफाइड। तो ऐसे पॉइंटर्स, कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट टाइप,
तो उस ऐसे पॉइंटर जिन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, ठीक है। ए पॉइंटर टू कांस्टेंट, द वैल्यू पॉइंट्स टू वाई अनदर बाय द पॉइंटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बट द पॉइंटर इटसेल्फ कैन पॉइंट टू अनदर एड्रेस। तो मतलब ये मॉडिफाई नहीं हो सकता, कांस्टेंट रहता है, पर ये पॉइंट कर सकता है किसी वैल्यू पे। ये भी वही है, ठीक है। अब ये जैसे कांस्टेंट, पॉइंटर टू कांस्टेंट, ये सब इसके टाइप्स हैं, ठीक है। अब यूसेज ऑफ पॉइंटर्स देखते हैं। तो यूसेज ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज़ होता है। पासिंग पैरामीटर्स, जैसे पैरामीटर्स पास करने होते हैं। असेसिंग एरेज, इम्प्लीमेंटिंग डाटा स्ट्रक्चर्स, स्मार्ट पॉइंटर्स, फंक्शन पॉइंटर्स, ठीक है। अब है साइज ऑफ वॉइड पॉइंटर। तो साइज ऑफ वॉइड पॉइंटर्स डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर, टिपिकली 4 बाइट्स ऑन 32 बिट सिस्टम एंड 8 बाइट्स ऑन 64 बिट सिस्टम, ठीक है। तो वॉइड पॉइंटर का साइज डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म पे और उसके आर्किटेक्चर पे। तो यूजुअली 4 बाइट्स होता है 32 बिट सिस्टम के लिए और 8 बाइट्स होता है 64 बिट सिस्टम के लिए, ठीक है। इसको आप ऐसे प्रिंट भी करा सकते हो अगर आपको प्रिंट कराना हो। एक वॉइड पॉइंटर बना दिया, इनिशियली नल डाल दिया, उसकी साइज प्रिंट करा दी यूजिंग साइज ऑफ। अब है आपका कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से पहले तो आप क्या समझते हो? कॉल बाय वैल्यू इज़ लाइक वैल्यू पास करके कॉल करना, कॉल बाय वैल्यू इज़ लाइक रेफरेंस पास करके कॉल करना, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू इज़ अ वे ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट to a function in C++. In call by value, the actual value of variable cannot be changed. If you change the value of function parameter, समझ नहीं आया होगा कुछ, इससे समझेंगे कोड से, ठीक है। देखो, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया अपडेट वैल्यू, जिसमें उसकी वैल्यू अपडेट कर रहा है 20, ठीक है, और प्रिंट कर रहा है। फिर मेन फंक्शन बनाया और नंबर डाल दिया 10 और उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये प्रिंट हो गया यहाँ। अब अपडेट वैल्यू पास करा, अपडेट वैल्यू में नम ही पास करा, तो 10 पास हो गया यहाँ। और अब एक्स में 10 आ चुका है, पर एक्स में इसने 20 कर दिया, फिर 20 प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अब जो नम की वैल्यू थी वो इस फंक्शन के लिए ही तो चेंज हुई थी, तो इसने बस ये वाला कॉल करके कर दिया, पर परमानेंटली चेंज नहीं हुई है। तो इसने फिर यहाँ पे फिर से नम लिखा, तो अभी वो 10 ही है। तो एक तरीके से हम इसमें फंक्शन क्या समझ रहे हैं वो देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू, तो हमने ऊपर वाले फंक्शन को कॉल किया बाय पासिंग अ वैल्यू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। अब देखो, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास, मतलब एक तरह से रेफरेंस पास करते हैं। यू पास द एक्चुअल वेरिएबल एड्रेस टू द फंक्शन। इन सिंपल टर्म्स, द फंक्शन डज नॉट गेट अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल, इंस्टेड इट डायरेक्टली वर्क्स विद इन द ओरिजिनल वेरिएबल। जैसे यहाँ पे तो वैल्यू के बेसिस पे था, पर वो ओरिजिनल उसके एड्रेस के बेसिस पे काम करेगा। अब देखो, अपडेट वैल्यू है, सेम है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ एक्स पास हो रहा है और यहाँ एड्रेस है, ठीक है। अब ये लिया और ये किया और नॉर्मल पास किया, पर इसने एक्स ने उसका एड्रेस लिया है ना, और अपडेट कर रहा है, तो उसके मतलब सिर्फ एक्स को अपडेट नहीं कर रहा है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको जाके अपडेट कर रहा है। तो यहाँ दोबारा भी जब लिखेंगे तो वो अपडेट हो चुका है नम, मतलब कि ये देखो, यहाँ एक नम, यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे नम की वैल्यू 10 डाल दी, ठीक है। अब नम की वैल्यू कहीं और भी भेज दी, अब वो उस वैल्यू का कुछ भी करते रहे, हमें क्या लेना है ना। फिर दोबारा हम नम की प्रिंट करेंगे, 10 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ नम की वैल्यू 10 डाल दी, ठीक है, और ऊपर नम पास कर दिया, तो अब ये नई वैल्यू नहीं ले रहा है, इसी का एड्रेस ले रहा है ना, कि भैया मुझे तो वो दो जो नम के एड्रेस है, मैं वहीं जाके काम करूँगा। तो ये एंड एक्स से क्या हुआ, ये नम एन के पास ही चला गया कि जो उस एड्रेस पे वैल्यू मैं वहीं काम करूँगा, वहाँ जाके डायरेक्टली उसने अपडेट कर दी। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अब होता है आपका फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ये नहीं है आपके दोस्त वाला फंक्शन, है ना। तो ये स्पेशल टाइप, हाँ मतलब थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है। तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है टू असिस्ट प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास। तो ये है घुसपैठ या दोस्त की तरह, कि ये किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर हो जाता है, डिक्लेयर,
और फिर उसके प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स को बाहर एक्सेस करवा देता है ना। जैसे आपका जो एक बीच वाला दोस्त होता है ना, जो लड़ाई करता है सब में, एक दोस्त के पास गया, उससे कुछ पूछा आपके बारे में, दूसरे दोस्त के पास गया, उससे कुछ पूछा और आपस में लड़ाई करवा दी, तो ये वो वाला काम करेगा कि प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर लेना। अपार्ट फ्रॉम जो कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो अलाउड होता है एक्सेस करना प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास। तो ये इवन तो इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास इटसेल्फ, इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग द फ्रेंड कीवर्ड वेयर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स नीड टू बी असेस्ड। तो रियल लाइफ एनालॉजी क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिख रहा है ये। इमेजिन यू ओन अ लॉकर एट अ जिम, ओके कर लिया हमने। ओनली यू हैव द की टू ओपन इट, ठीक है, ये प्राइवेट चीज़ होगी कि हमारे पास ही चाबी है। हाउ एवर इफ़ यू ट्रस्ट योर फ्रेंड टू ओपन द लॉकर फॉर यू, अगर तुमने अपने फ्रेंड पे भरोसा कर दिया कि वो खोल देगा लॉकर को जब तुम अनअवेलेबल हो, तो तुमने उसको परमिशन दे दी कि हाँ भाई खोल लेना तू, ठीक है। पर दे आरंट एट अ एग्जामिनेशन नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास बट दे कैन स्टिल एसेस द लॉक। हाँ मतलब कि वो उसका पार्ट नहीं है, आपका दोस्त है, मतलब उसका हेड नहीं है, ओनर नहीं है, लेकिन उस आपने परमिशन दे दी तो वो खोल लेगा। तो की कंपोनेंट्स क्या हैं, फ्रेंड फंक्शंस आर नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, पहली चीज़ तो ये है। दे हैव एक्सेस टू प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट मेंबर्स, ठीक है, डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट डिफाइंड आउटसाइड, ठीक है। अब जैसे ये है प्राइवेट इंट वैलेंस, ये एक पब्लिक है फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखो डिक्लेयर किया फ्रेंड वॉइड ऑडिटर रिपोर्ट और बैंक अकाउंट एसीसी, ठीक है। ये बैंक अकाउंट क्लास का नेम और सामने उसका ऑब्जेक्ट जो भी आप पास कर रहे हो, ठीक है। फिर बाहर इस मेथड के बाहर जिस मेथड को एक्सेस कर रहा है उसके बाहर, मतलब इस क्लास के बाहर, सॉरी इस क्लास के बाहर जिसको ये उसकी चीज़ें को प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेगा, उसके बाद इसको डिफाइन कर दिया वॉइड ऑडिटर रिपोर्ट बैंक अकाउंट, ठीक है, ऑडिटर एसेस्ड अकाउंट अकाउंट डॉट बैलेंस, ओके। इसके जो ये मेंबर था देखो, इस इंट ये प्राइवेट मेंबर था पर इसने अकाउंट डॉट बैलेंस प्रिंट कराया, ठीक है। फिर मेन मेथड बनाया बैंक अकाउंट 10,000 उसमें पास कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, फिर ये तो ठीक है, और ये नीचे देखो क्या गया था कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट नाम का जिसमें आपने 10,000 पास कर दिया बैलेंस, और फिर फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करके वहाँ पे ये वैल्यू पास कर दी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें कुछ वैल्यू दे दी 10,000 टाइप, बैलेंस पास करना है ना आपको, और फिर उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया फ्रेंड फंक्शन में, ओके। हाँ तो वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, देखो वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन में हमें डिफरेंस समझना है। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इज़ अ मेंबर मेथड इन बेस क्लास, ठीक है। डेट मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि वो ओवर रिडन होगा, ठीक है, लेकिन वो एक डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। व्हेन अ डिराइव्ड क्लास प्रोवाइड्स इट्स ओन वर्जन ऑफ वर्चुअल फंक्शन, कोर्स से समझते हैं इसको। जैसे फंक्शन बना दिया साउंड, ठीक है, वर्चुअल लिख दिया क्योंकि ये ओवरराइड होने वाला है, वर्चुअल फंक्शन है, और फिर एक दूसरी क्लास बनाई, ऊपर वाले को उसने एक्सटेंड किया और फिर इसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंटर भी क्रिएट करा जो उसको एसेस करेगा ड्राइव्ड क्लास को, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बेस क्लास से पॉइंट करा दिया ड्राइव्ड क्लास को, और ऊपर वाला फंक्शन कॉल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये वाला ना लिख के ये लिखा इसने डॉग बार्क्स, तो ओवरराइड हो गया। वेल देखो अब वर्चुअल फंक्शन तो ये था, प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है, जो ये डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं होती, इतना डिफरेंस होता है। और इसमें ओवरराइड करे ना करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें ओवरराइड करेगा ही करेगा, ठीक है। अब जैसे ये है डेफिनेशन हैज़ अ डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इन द बेस क्लास, ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ओवरराइडिंग ऑप्शनल है, इसमें ओवरराइड करेगा ही करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास कैन स्टिल बी क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम बेस क्लास का, और फिर उससे डायरेक्टली उस ऊपर को वाले को कॉल भी कर सकते हैं, ओवरराइड ना करना हो, पर इधर नहीं कर सकते। यूज्ड व्हेन बेस क्लास प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट बिहेवियर बट अलोइंग ओवरराइडिंग, यूज्ड टू एनफोर्स डिराइव्ड क्लास टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, ठीक है। अब आता है आपका व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग।
और डिफरेंस बताना है हमें ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन और विदाउट यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन। तो देखो ओवरलोडिंग क्या होता है, allows you to redefine the behavior operators for user defined classes. This makes the operator work intuitively with object। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अब यहाँ पे आपने दो प्राइवेट मेंबर्स लिए, रियल और इमेज, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इनको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देके इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, और ये डिफाइन कर दिया ऐसे रियल आर इमेज आर। फिर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस अब है आपका कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, डिफरेंस। ये कोड वाला पार्ट है, ये सब एंड में करेंगे, ठीक है। ये जो अजीब अजीब सी चीज़ें ना, ये एंड में करेंगे। अजीब नहीं है, इजी है, करेंगे, ठीक है। सब कुछ कवर कर लेंगे एंड में, पहले हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन को करेंगे। अब देखते हैं ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होता है। ये तो हमने ऊपर पढ़ा ही था, बस इसका डिफरेंस और बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। रीडिफाइनिंग एन ऑपरेटर ऑफ फंक्शन, ये ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग हो गया था ऊपर। ओकर्स विद इन सेम क्लास, ठीक है। ओवरलोडिंग सेम में होता है, ओवरराइडिंग डिफरेंट में होता है। पैरामीटर्स डिफर होते हैं, इसमें पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। ये कंपाइल टाइम पे होता है, ये रन टाइम पे होता है। तो अगर कंपाइल टाइम और रन टाइम का भी डिफरेंस पूछा जाए ना, तो तुम उसमें ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का भी डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। यूज टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क यूजिंग सेम फंक्शन, यूज टू मॉडिफाई बिहेवियर, ठीक है। नो स्पेसिफिक कीवर्ड रिक्वायर्ड वर्चुअल कीवर्ड इन बेस क्लास फॉर डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। ये ऑपरेटर वाला हमने छोड़ रखा अभी, ठीक है। अब आता है आपका कंस्ट्रक्टर एंड डिकंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जिसके ऑब्जेक्ट की बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये मेनली यूज़ होता है कि इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो इट हैज़ सेम नेम एज क्लास नेम, इसके की कंपोनेंट्स होते हैं कि इसका सेम नेम होता है एज क्लास नेम। इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड टाइप भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल नाम होता है। जैसे क्लास का नेम अपन अगर आपने लिखा है पब्लिक क्लास ABC, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाओगे, सिर्फ ABC और पैरेंथेसिस, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। 3 टाइप के होते हैं, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, जो कोई आर्ग्यूमेंट ना ले। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, जिसके अंदर कोई पैरामीटर हो, ओके। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का, उसको कंस्ट्रक्टर को एक तरीके से उसका उल्टा होता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो ABC, तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, सिंपल ये वाला सिंबल लगा दो, वो बन गया डिस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हैज सेम नेम एज अ क्लास नेम, सब कुछ सेम है, बस ये वाला सिंबल एक्स्ट्रा लगेगा। और आर्ग्यूमेंट नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और एक क्लास के पास बस एक डिस्ट्रक्टर होता है। अब जैसे ये एग्जांपल है, क्लास बॉक्स, देखो बॉक्स ना कोई रिटर्न टाइप है ना वॉइड है, ये है तो आपका हो गया कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइज कर रहा है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है। वाइल ये देखो कंस्ट्रक्टर है ये भी, लेकिन पैरामीटर्स हैं। अब ये देखो बॉक्स जो कंस्ट्रक्टर है उसको डिस्ट्रक्टर कर दिया, तो सिंपल एक सिंबल लगाया और मेथड को जो भी उसमें लिखना था वो लिख दिया, बाकी सब आपका वही है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं होता, वो आपने देख लिया। पैरामीटराइज देख लिया आपने, डिस्ट्रक्टर देख लिया। अब देखो लेट वाइंडिंग और अर्ली वाइंडिंग क्या होता है, इसमें भी आप वो यूज़ कर सकते हो, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो
आप उसको रन टाइम कंपाइल टाइम में भी लिख सकते हो, अर्ली और लेट वाइंडिंग में भी लिख सकते हो। तो देखो अर्ली वाइंडिंग क्या होता है, अर्ली वाइंडिंग होता है आपका कंपाइल टाइम पे, ठीक है, विद द फंक्शन कॉल इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। ये कंपाइल टाइम पे होता है, इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, ये सब आप लिखोगे। इसमें देखो ये वॉइड साउंड एनिमल ए, इसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ए डॉट साउंड उसने कॉल कर लिया, तो मतलब अर्ली वाइंडिंग है, मतलब कंपाइल टाइम पे हो रही है, ठीक है। इसका तो नॉर्मल एग्जांपल है। लेट वाइंडिंग क्या होगा, डायनेमिक होती है वो, उसे डायनेमिक भी बोलते हैं, और वो होती है आपका रन टाइम पे। रिक्वायर्ड वर्चुअल कीवर्ड मतलब ओवरराइडिंग का वो है ना, तो ओवरराइडिंग का ही कोड भी लिख दोगे, वो भी चल जाएगा आपका इसके अंदर, ओके। अब डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड लेट वाइंडिंग, इन सब का यूज़ लेके आप ओवरलोडिंग और मतलब अर्ली वाइंडिंग और लेट वाइंडिंग का यूज़ करके आप ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के भी एग्जांपल मतलब डिफरेंस लिख सकते हो। ये सब एक दूसरे से लिंक है, बस ये याद रखना, अर्ली वाइंडिंग, कंपाइल टाइम और ओवरलोडिंग, ये तीन एक साथ, लेट वाइंडिंग और ओवरराइडिंग और रन टाइम, ठीक है। ये स्टैटिक बोलते हैं, इसको डायनेमिक बोलते हैं। हैपन्स एट कंपाइल टाइम, हैपन्स एट रन टाइम। वर्चुअल नहीं होता, वर्चुअल फंक्शन होते हैं। कंपाइल टाइम पोमोर्फिज्म, एग्जांपल फंक्शन ओवरलोडिंग, इसमें ओवरराइडिंग, ये फास्ट होता है ओवरलोडिंग, ये स्लो होता है क्योंकि थोड़ा रन टाइम पे होता है। नो स्पेसिफिक कीवर्ड रिक्वायर्ड वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। अब है आपका डिफाइन द टर्म नेम स्पेस, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, एनम इन C++। तो देखो नेम स्पेस क्या होता है, ये तो एक तरीके से कंटेनर है, जैसे यूजिंग नेम स्पेस std, और std मतलब उससे अगर आप std ऐसे लिख देते हो यूजिंग नेम स्पेस std, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सी आउट, सी इन, आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ता हर जगह std। और अगर आप std ना लिखो ना ऊपर यूजिंग नेम std, तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ दो डॉट्स और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सी आउट ऐसे करके। तो ये नेम स्पेस इज लाइक अ कंटेनर इन C++ दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज कोड, ठीक है। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि ये सी आउट सी इन होते हैं आपके std नेम स्पेस में। इसको यूज़र डिफाइंड भी क्रिएट कर सकते हो और प्री डिफाइंड भी होता है, जैसे प्री डिफाइंड आपका std टाइप होता है। तो इसमें आपको अगर एग्जांपल लिखना हो तो आप वो वाला भी लिख सकते हो, यूजिंग नेम स्पेस std और फिर सी आउट करके दिखा देना, ओके। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं आपके, यूज टू आइडेंटिफाई यानी वेरिएबल्स वगैरह, जैसे एज इज एन आइडेंटिफायर फॉर द वेरिएबल, ठीक है, जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करे, जैसे हाइट एक आइडेंटिफायर है। वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि ऐसे डाटा को स्टोर करता है जो चेंज भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे एज 20 थी, यहाँ एज 25 कर दी, चेंज कर दिया। कॉन्स्टेंट में चेंज नहीं होती है, जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट फ्लोट pi इतना कर दिया, तो अगर आप इसको दोबारा अपडेट करोगे तो अपडेट नहीं होगा। एनम क्या होता है, ये स्पेशल यूजर डिफाइंड टाइप होता है डेट असाइंस नेम्स टू इंटीजर वैल्यू, ठीक है, मतलब कि इंटीजर वैल्यू को नेम असाइन करने के लिए काम आता है। अब जैसे आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 1 पे मंडे लाना है, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे ऐसे करके, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है। अब जैसे आपने एक बनाया एनुमरेटेड डेटा, ठीक है, एनुमरेटेड डे, एनम डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर क्या किया आपने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, डे टुडे इज इक्वल टू वेडनेसडे, ठीक है। फिर अगर टुडे इक्वल टू वेडनेसडे है तो इट इज़ वेडनेसडे, ठीक है, अगर अदरवाइज मंडे इज़ मंडे ट्यूसडे। तो ये मतलब क्या करेगा कि यहाँ से वैल्यू लेके जो नंबरिंग है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हो ना, यहाँ पे तो देखो इसने डे टुडे इजिकल टू वेडनेसडे कर दिया, तो इसने कंपेयर किया तो वेडनेसडे लिख दिया। पर अगर आपको एनम वैल्यूज़, इसमें आपने वैल्यूज़ डिफाइन कर दी, ये तो ये क्या वैल्यू ले रहा है, अगर कहीं पे मंडे यूज़ कर रहे हो आप तो वो 0 देगा, अगर वेडनेसडे कर रहे हो तो 2 देगा। तो अगर आपने यहाँ प्रिंट कराया टुडे मंडे इज़ मंडे, तो मंडे में जो वैल्यू होगी वो कर देगा उसका इंडेक्स। इनहेरिटेंस पता ही है आपको कि बेस क्लास से ड्राइव क्लास में कैसे करते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस आपका होता है 5 टाइप का। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक सिंगल बेस क्लास होती है, मतलब कि एक ऊपर एक मेन क्लास है और दूसरी क्लास उसको इनहेरिट कर रही है, तो एक तरीके से सिंगल, कि यहाँ पे
बेस है और एक ड्राइव क्लास है, तो सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक बेस क्लास को मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं। मल्टी लेवल क्या होता है, चैन के टाइप से, कि यहाँ एक है, फिर ये इसको एक्सटेंड, ये वाली इसको एक्सटेंड कर रही है, यहाँ एक और है, ये वाली इसको एक्सटेंड कर रही है, यहाँ एक और है, और ये वाली इसको कर रही है। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल हो गया। हायरार्किकल क्या होता है, मल्टीपल ड्राइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल क्लास। तो ये सिंगल बेस क्लास है, और यहाँ पे ऐसे करके ये तो ये भी इसको कर रही है, ये इसको अलग से कर रही है, ये इसको अलग से कर रही है। हाइब्रिड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर इनहेरिटेंस। तो ये मल्टीपल और हायरार्किकल का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि ये ऐसा होता है कि यहाँ एक क्लास, यहाँ दूसरी इसको इनहेरिट कर रही है, ये इसको इनहेरिट कर रही है, और ये वाली इन दोनों को से इनहेरिट कर रही है। तो मल्टीपल में क्या बताया था मैंने कि दो और मोर बेस क्लास से एक सिंगल क्लास इनहेरिट हो रही हो। ठीक है, शायद मैंने स्किप कर दिया ये, फिर या जो भी है, तो दो एक से ज़्यादा क्लास से एक सिंगल इनहेरिट कर रही है, एक सिंगल। ठीक है, तो ये जैसे इसमें एग्जांपल ये सिंगल का है। ठीक है, एनिमल वाले को डॉग वाला इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, सिंगल हो गया ये। मल्टीपल क्या हो गया, देखो यहाँ पे फादर एक अलग है और एक मदर है, और ये वाली जो क्लास है तीसरी फादर मदर को दोनों को कर रही है, तो मल्टी लेवल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका औरों के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स। तो देखो पब्लिक मेंबर्स क्या होता है, एसेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, वाइल प्राइवेट क्या होता है, एसेसिबल ओनली विद इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, यूज टू डिफाइन द इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स, मतलब जैसे कि इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए जिससे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है, पब्लिक रहे ना वो। वाइल प्राइवेट क्या होता है, इंटरनल चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ये इनको डायरेक्टली एसेस कर सकते हैं, पर प्राइवेट को डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एनकैप्सुलेशन क्या है, पार्ट ऑफ पब्लिक इंटरफेस विजिबल टू यूज़र, पार्ट ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हिडन फ्रॉम यूज़र। ठीक है, स्कोप क्या है, कॉलेबल बाय ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास, और इनको नॉट ये डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये राइट अ C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ये सिंपल, मतलब कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, तो आप ये देख लेना। मैं देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एंगल, हमने एंगल इनपुट करा लिया। ठीक है, एक्स। अब पाई की वैल्यू डिफाइन कर ली एक डबल में, और रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियंस में एक्स इंटू पाई डिवाइड बाई 180। अब जो डिफ़ॉल्ट साइन फंक्शन सी मैच करा है ना इंक्लूड, मतलब कि इसमें साइन कोस ये सब इंक्लूड हो चुके हैं, आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए साइन में वैल्यू निकाल दी उसकी, उसको शो कर दिया। तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप उसको, एंगल इंटू पाई डिवाइड बाई 180। अब लिंक और एसोसिएशन में डिफरेंस देख लेते हैं आपका। एसोसिएशन क्या होता है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन क्लासेस। ठीक है, लिंक क्या होता है, रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये कंसेप्चुअल और एट द क्लास लेवल होता है। ये इंस्टेंस स्पेसिफिक एग्जिस्ट एट रन टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट में वही वाली चीज़ आ गई ना, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। इंडिकेट वर्क विद और यूज आ बिहेवियर, ये इंडिकेट्स एन एक्चुअल इंटरेक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब देखते हैं मैक्रोस। मैक्रोस ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि आप उसकी वैल्यू ऊपर ही डिफाइन कर दो, जैसे आपको पाई की वैल्यू बार बार यूज़ ना करनी पड़े तो आप ऊपर ही डिफाइन कर, या फिर जैसे ये देखो लॉन्ग होता है ना, तो आपको लॉन्ग यूज़ नहीं करना है, आपको छोटा अच्छा चाहिए, बार बार लॉन्ग लिखना कैड़ा होता है, तो आप ऊपर लिख सकते हो हैशटैग डिफाइन लॉन्ग एल। तो आप कहीं भी एल यूज़ करोगे तो वो लॉन्ग को पॉइंट करेगा। जैसे ये यू कैन थिंक ऑफ मैक्रोज एज अ शॉर्टकट, जैसे मैक्रोज इज लाइक अ शॉर्टकट फॉर अ पीस ऑफ कोड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड रिपीटेडली यू कैन डिफाइन इट। अब जैसे क्या है, दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज और फंक्शन लाइक मैक्रोज। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज क्या होते हैं, सिंपल होते हैं और ये कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। वाइट फंक्शन लाइक क्या होता है, वो फंक्शंस की तरह होते हैं। तो मतलब कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन द प्री प्रोसेसर सबटाइटल्स द माइक्रो कोड डायरेक्टली। ठीक है, इसको
आप एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे हैशटैग डिफाइन मैक्स 100 कर दिया, तो आप कोड में कहीं भी मैक्स की वैल्यू यूज़ करोगे तो वो खुद लिख देगा 100। तो ये आपका ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज हो गया। अब है जैसे कि इन दिस कोड डिफाइन मैक्स क्रिएट्स अ मैक्रो मैक्स डेट रिप्रेजेंट इन, ये तो मैंने समझा दिया। अब ये है, देखो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा, डिफाइन स्क्वायर, ये जो पैरामीटर कोमा जो उसका काम है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में पैरामीटर और फिर उसके बाद में जो वो काम कर रहा है। फिर आपने जैसे ये मेथड बनाया और आपने सिंपली डायरेक्टली आपने बस स्क्वायर लिखा, तो ये इसका स्क्वायर करके ही देगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज में क्या होता है, आप एक तरीके से वेरिएबल्स को कर देते हो वो प्री डिफाइंड, और फंक्शन लाइक में फंक्शंस को। अब पहले देख लेते हैं यूनिट 3, फिर देखेंगे वो फ्रेंड फंक्शन वाला पार्ट। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होता है। तो देखो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम सिनेरियो, मतलब कि प्रॉब्लम को देख के एग्जामिन करना कि उसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मतलब कि एनालाइज करना सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को, वही ऑब्जेक्ट को एनालाइज करके। तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन कंसेप्ट्स दैट आर रिलेवेंट टू सिस्टम, ठीक है। डूरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस द गोल इज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, देयर एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था सब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होता है। तो फिर भी देख लेते हैं एक बार। System software development process, the analysis model which is initially formed through object oriented analysis undergo a transformation during object oriented design. Implementation of conceptual model developed in, ठीक है, ये सब theoretical part है। This evolution is crucial because it shape, मतलब कि जो ऊपर हमने सब पढ़ा है ना वही सब इसमें लिख देना, इतनी थ्योरी में घुसने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से बनाना सीखो थोड़ा, है ना। जैसे रिकन्स्ट्रक्टिंग द क्लास डाटा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स, ये सब, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिज़ाइन इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिज़ाइन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को सिस्टमिक वे में डिज़ाइन करना। जो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, ये सब यहाँ काम आएंगी जब हमने यूनिट 2 में पढ़ी है, डायग्राम और जो एरोज वगैरह। तो एक ऑब्जेक्ट को सिस्टमेटिक अप्रोच में डिज़ाइन करना। इट फोकस क्रिएटिंग मॉड्यूलर रीयूजेबल मेंटेनेबल कोड बाय ऑर्गेनाइजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें कुछ फेसेस होती हैं, क्या होती हैं, पहले तो आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे, फिर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस, फिर एल्गोरिथम डिज़ाइन करोगे, फिर रिलेशनशिप करोगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन, पैकेज, क्लासेस, ठीक है, ये सब। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक क्या होता है, रियल वर्ल्ड बेस्ड मॉडलिंग अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग, मतलब वही सब की रियल वर्ल्ड चीज़ को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे मॉडल करोगे एक तरीके से, है ना। तो इसमें आपका 3 मोड्स होते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स में। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करेगा, एनकम्पास द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैप्सुलेशन, मतलब ऑब्जेक्ट पहला मॉडल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें आपकी ये सब चीज़ें आ जाएंगी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नॉर्मली होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने पढ़ा है, उसमें ये सब चीज़ें तो ऑब्जेक्ट मॉडल में ये आएंगी, ठीक है। मेन कंसेप्ट रिलेटेड विद ऑब्जेक्ट मॉडल आर क्लासेस, देयर एसोसिएशंस, प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स वगैरह, ठीक है। इसमें ये सब आ जाएगा जो हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा है। अब आया आपका एक डायनेमिक मॉडल। तो डायनेमिक मॉडल इन्वॉल्व्स स्टेट्स, इवेंट्स, स्टेट डायग्राम, ठीक है। मेन कंसेप्ट रिलेटेड विद डायनेमिक मॉडल आर स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट्स, ठीक है, इवेंट्स। तो डायनेमिक चीज़ें क्या होती हैं, स्टेट, ट्रांजिशन, इवेंट, ये 3 चीज़ ही लिख देना इसके अंदर, काफ़ी है। फिर है आपका फंक्शन मॉडल फोकस करता है हाउ डाटा इज़ फ्लोइंग, वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व होता है फंक्शंस में, कि डाटा का फ्लो कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो 3 टाइप के मॉडल हो गए आपके। ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें आप ऑब्जेक्ट पे बेस्ड हो गए, ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी आपने पढ़ा है अब तक वो सब लिख देना। फिर आपका फंक्शन मॉडल है कि मतलब कि कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, कैसे डाटा फ्लो हो रहा है। डायनेमिक मॉडल में आप याद कर लो कि स्टेट होता है, एक ट्रांजिशन होती है, ठीक है, इवेंट्स, ठीक है। अब है कि हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन अटैच टू ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक।
तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक क्या होती है, स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी होती है इसके साथ। OMT एक मेथोडोलॉजी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइनिंग की, ठीक है। ऑफर्स टूल्स टेक्निक्स, हेल्प्स ट्रांसफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, ये सब है, ठीक है। ये सब एक बार रीड कर लेना। अब है कि हाउ टू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो जो ऊपर पढ़ा था ना अभी कि पहले तो प्रॉब्लम एनालाइज करोगे, फिर एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग स्टेप्स, ठीक है, की डिज़ाइन करोगे, इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस कंसाइडरेशन, तो ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट ही है, पढ़ लेना आप। ये जैसे डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन में क्या आएगा कि उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना कि वो एफिशिएंट वर्क दे, है ना। एनहेंसेस सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस एंड इक्वलिटी, ये किस किस पे फोकस करेगा, परफॉर्मेंस पे, मेंटेनेबिलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी, एनहेंस क्वालिटी। ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये रिफैक्टरी, डिज़ाइन पैटर्न्स, परफॉर्मेंस, टाइमिंग, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप, ट्यूनिंग वगैरह। अब है ये आपका इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में क्या होता है, की कंसेप्ट होते हैं आपके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंट्रोल रिफर्स टू हाउ अ सिस्टम और प्रोग्राम मैनेजेस, मतलब कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन चल रही है उसकी, उस चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। इसी की कंसेप्ट क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो, कैसे कैसे फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल मैकेनिज्म, इवेंट्स को हैंडल करना, ठीक है। अब है आपका कि एडजस्टमेंट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस आपने पढ़ा ही है। तो एडजस्टमेंट ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एंड रिफाइनिंग हाउ इनहेरिटेंस इज अप्लाई इन अ डिज़ाइन और परफॉर्मेंस टू एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंट मेंटेनेबिलिटी। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आप रीड कर लेना एक बार, बस आप रीड करोगे एक बार में वही समझ आ जाएगा। बस मेन पॉइंट्स देखो और इनकी थ्योरी थोड़ी थोड़ी लिख दो, क्योंकि डीप में समझाने का टाइम भी नहीं है, आपको पढ़ना भी है, वीडियो भी लानी है ना। तो आप ये रीड कर लेना। स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सब इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस करना, डिज़ाइन करना, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, ओके। अब देखो द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो है कि पहले तो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए होनी चाहिए, फिर आप स्ट्रक्चर के एनालिसिस करोगे, फिर मॉडलिंग करोगे, फिर प्रोसेस मॉडलिंग करोगे, इनपुट आउटपुट डिज़ाइन करोगे, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे, फिर इम्प्लीमेंट और टेस्टिंग करोगे। तो क्या क्या करा आपने, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, फिर स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, मॉडलिंग की, प्रोसेस की मॉडलिंग की, इनपुट आउटपुट देखे, स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में, ये देख लेते हैं। देखो ये तो स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या करेगा, स्ट्रक्चर की सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उनको देखेगा। वेल डिज़ाइनिंग क्या करेगा, वो डिज़ाइनिंग का काम करेगा। एनालिसिस क्या करेगा, रिक्वायरमेंट की एनालाइज करेगा। डिज़ाइनिंग मतलब डिज़ाइन करेगा सिस्टम को। वेल ये करेगा डिज़ाइन द सिस्टम फंक्शनलिटी, ओके। ये करेगा डिटेल्ड मॉड्यूलर ब्लूप्रिंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब डिज़ाइनिंग है तो डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें आ जाएंगी इसमें, और ये एनालिसिस वाला है तो एनालिसिस वाली भी चीज़ आएंगी। जैसे टूल्स आर DFD, ERD, डाटा डिक्शनरी, इसमें स्यूडो कोड मॉडुलर, ठीक है। आउटपुट लॉजिकल मॉडल ऑफ सिस्टम, आउटपुट फिजिकल मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। लॉजिकल और फिजिकल, हाई लेवल, लो लेवल, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एंड डोमेन एंड रिक्वायरमेंट्स, क्रिएट अ मॉड्यूलर मेंटेनेबल सिस्टम डिज़ाइन। तो इसमें सब डिज़ाइनिंग का और इसमें वो सब, ठीक है। अब है आपका जैक्शन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो मतलब जैसे नॉर्मली डेवलपमेंट होते हैं, जैसे OTD था, ठीक है, तो इसमें भी यही होता है। तो ये है ए मेथड ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इट कवर्स द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। इधर तो इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की कैसे कैसे लाइफ साइकिल चलती है, तो ये उस चीज़ में यूज़ होता है। तो ये लीनियर सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच है दैट लेट्स वन डिस्क्राइब एंड मॉडल द, मतलब कि कैसे कैसे लाइफ साइकिल चल रही है। ये जैसे आप फेसेस पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा। तो देखो इसमें कुछ फेसेस होती हैं, मॉडलिंग फेज, स्पेसिफिकेशन फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो अगर आता है जैक्शन क्या है, तो ये मेथड है जो कि सिस्टम डिज़ाइनिंग में डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो कवर करता है सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल इधर डायरेक्टली और प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क। क्या लिखोगे, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
हेल्पिंग की टेक्निक है जो डिफाइन करता है लाइफ साइकिल, इधर डायरेक्टली या फिर फ्रेमवर्क से। तो इसमें 3 फेज होती हैं, मॉडलिंग, स्पेसिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉडलिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई एंटिटीज़ इन द सिस्टम एंड देयर लाइफ साइकिल्स। ठीक है, मॉडलिंग में एंटिटी स्ट्रक्चर डायग्राम बनाता है, एक्शंस को और उनकी एक्टिविटीज़ को मतलब मॉडल की तरह तैयार करता है। स्पेसिफिकेशन है कि क्या क्या नीड है उस सिस्टम की जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड चीज़ों से उसकी स्पेसिफिकेशन को और सिस्टम बिहेवियर को अटैच, मतलब कि देखो सिस्टम है, डिज़ाइन कर रहे हो, क्या करेगा वो, क्या नीड है उसकी, रियल वर्ल्ड में कैसे कैसे यूज़ होगा, तो स्पेसिफिकेशन जो भी सारी चीज़ें हैं वो करेगा। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या करेगा कि ये चीज़ें जो जो हमने स्पेसिफिकेशन में देखी उनको वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो 3 चीज़ हो गई आपकी, पहले तो मॉडल तैयार करेगा, फिर क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्यों कर रहे हैं, कैसे यूज़ होंगी वो करेगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन में उन सबको इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, फिर है आपका मैपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स इन नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कंसेप्ट्स होते हैं, 4 प्रिंसिपल्स होती है, उनको हम नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एनकैप्सुलेशन, इसके एग्जांपल दिया गया है, ये समझ लेना। इनहेरिटेंस, इसके एग्जांपल देख लेना। ठीक है, इन सब के पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब ये ट्रांसलेटिंग क्लासेस इनटू डाटा स्ट्रक्चर्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सब ठीक है, ये सब ऐसा कुछ खास काम का नहीं है। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू मेथड, ये सब तो आपने पढ़ लिया ना, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल के की फीचर्स क्या हैं, रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, रोबस्टनेस। ठीक है, ये सब। हाँ, ये है इम्पोर्टेंट कि प्रोसीजर वर्सेस ओप। तो प्रोसीजर क्या होता है, ये प्रोसेस के बेसिस पे होता है। ठीक है, फोकस ऑन फंक्शन। वेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इसमें प्रोसीजर में फंक्शंस में डिवाइडेड होती है, वाइल इसमें ऑब्जेक्ट्स में होता है। इसमें ग्लोबली होता है पर डाटा हिडन रहता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। इसमें लिमिटेड रीयूजेबिलिटी होती है फंक्शंस की, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम उसका यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस वगैरह। इसके एग्जांपल क्या है, सी पास्कल और इसका C++ जावा। इसमें फीचर्स क्या हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। फीचर तो आप वो ऊप्स वाले लिख के आना है। ठीक है, वही है। अब आपका बचता है फ्रेंड फंक्शन वाला पार्ट। हाँ जी, तो अब आपका बचता है लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था, तो ये है आपका व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि हमें मतलब कोई हमारे पास ऑपरेटर है और हम जो वो काम कर रहा है उसको हमें अपनी तरफ से कुछ रीडिफाइन करना हो। जैसे यहाँ लिखा है इज C++ allows you to redefine the behavior of an operators like प्लस माइनस एस्ट्रिक है। तो फॉर यूजर डिफाइंड क्लासेस, डिफाइंड टाइप्स। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे प्लस का साइन होता है तो वो आपका क्या यूज़ होता है, इंटीजर वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए। लेकिन अगर मुझे वहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाना हो तो, है ना, तो इसके लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं कि प्लस हमारा कुछ और काम करे। अब जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ प्राइवेट मेंबर्स ले लिए इंट रियल और इमेज। ये कंस्ट्रक्टर ले लिया जिसमें इंट आर को हम इनिशियली इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, आई को 0 से, और रियल में आर डाल दे रहे हैं और इमेज में आई डाल दे रहे हैं। ये मतलब इसका शॉर्टकट है। जैसे आपको अगर ये लिखना हो और फिर आपको डिफाइन करके लिखना हो रियल इजिकल टू आर, इमेज इजिकल टू आई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब यहाँ कर रहे हैं हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो कैसे करा, क्लास का नेम, फिर ऑपरेटर प्लस, क्योंकि हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हमने पास करा कॉन्स्ट, कॉम्प्लेक्स एंड सी। ठीक है, और फिर रिटर्न कर दिया रियल प्लस सी डॉट रियल, इमेज प्लस सी डॉट इमेज। मतलब जो उसकी सी की जो रियल वैल्यू है वो रियल में जाके ऐड हो जाएगी, और सी की जो इमेज वाली वैल्यू है, ऐसा होता है ना 5 + 6 आई, तो वो इमेज में जाके ऐड हो जाएगी। तो आगे जाके कहीं हम अगर प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे और हम C1 में समथिंग पास करेंगे और C2 में समथिंग पास करेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स वाले को रियल में ज्वाइन करेगा, इमेज वाले को इमेज में। ठीक है, ये तो बेसिक एग्जांपल है। अब ये आप ये वाला समझोगे ना, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन एंड यूजिंग विदाउट फ्रेंड फंक्शन, उसमें पूरा कोड है, उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी के लिए समझो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, किसी ऑपरेटर का जो वो वर्क कर रहा है
उसको ओवरलोड करना। ठीक है, अब देखते हैं इनमें डिफरेंस। देखो, कैन डायरेक्टली एसेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स, फ्रेंड फंक्शन से क्या होता है, और विदाउट फ्रेंड फंक्शन से हम डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते हैं। वाइल डिफाइंड एज नॉन मेंबर फंक्शन बट डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास। ठीक है, डिफाइंड एज अ मेंबर ऑफ फंक्शन मतलब विदाउट फंक्शन में ऐसे करते हैं। फिर स्टैंड अलोन होता है हमारा फ्रेंड फंक्शन, वाइल कॉल्ड यूजिंग लेफ्ट हैंड ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब ये स्टैंड अलोन होता है, खुद कॉल हो जाता है, इसमें हमें ऐसे करके कॉल करना पड़ता है। A+B इनके एग्जाम्पल समझेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा। रिक्वायर्स पासिंग बोथ ऑपरेंड्स एज आर्ग्यूमेंट्स, वाइल इसमें द लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इज कॉलिंग ऑब्जेक्ट। यूज केस क्या है, यूजफुल व्हेन लेफ्ट ऑपरेंड्स इजंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, वर्क बेस्ट व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ आएंगे अब कोड से। देखो, ये फ्रेंड फंक्शन का है, ये विदाउट फ्रेंड फंक्शन का है। ठीक है, देखो फ्रेंड फंक्शन में देखो सिंपल है, सिंपल जो कॉम्प्लेक्स वाले का कोड होता है पहले ये देख लेते हैं विदाउट फ्रेंड फंक्शन। तो देखो ऊपर हमने यहाँ तक समझ लिया था। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा ये देखो। अब यहाँ पे हमने लिखा है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा कॉम्प्लेक्स C1 2,3। ठीक है, रियल वाली और इमेज वाली, C2 4,5 रियल वाली इमेज वाली, और कॉम्प्लेक्स 3 एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और C1 + C2 कर दिया। तो इससे क्या क्या प्लस का जो काम था वो ओवरलोड हो चुका है, तो ये यहाँ से इसको कॉल करेगा। ठीक है, और ये C1 C2 की जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों ये यहाँ जाएंगी। तो रियल में पहले C1 को कॉल किया, ठीक है, तो C1 2,3, तो रियल में जाके रियल वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और फिर इमेज वाले में इमेज की, फिर C2 गया जाएगा और रियल में रियल वाली और इमेज वाली इमेज में। ठीक है, फिर उसको डिस्प्ले कर दिया नॉर्मली। ठीक है, तो जो इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आई उसको उसने प्रिंट लिख दिया। तो देखो हुआ क्या, C1 में 2 वैल्यूज़ थी, रियल वाली और इमेज वाली, C2 में वैल्यू थी रियल वाली इमेज वाली। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का काम नॉर्मली अगर होता तो वो प्लस करने ही कर पाता, क्योंकि 2 वैल्यू हैं, है ना। तो इसको ओवरलोड कर दिया, और रियल वाले इसका क्या काम करवा रहा है कि रियल वाले में ऐड रियल वाली करवा रहा है, इमेज वाली में इमेज वाली। तो ठीक है, तो क्या हुआ कि फ्रेंड फंक्शन जिसमें फ्रेंड फंक्शन नहीं था उसमें हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, और फ्रेंड फंक्शन से क्या हुआ था कि अंदर डिफाइन कर दिया, बाहर डिक्लेयर कर दिया, और उसमें जाके वो कॉल हो गया। ठीक है, ये दोनों हमने देख लिए थे। अब है तुम्हारा ये और चीज़ है कि ओवरलोड प्लस ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन टू कॉन्केट स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करने के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो नॉर्मली फ्रेंड फंक्शन अंदर बना दिया और फ्रेंड फंक्शन को बाहर आके डिफाइन किया। तो इसमें क्या किया कि S1.str S1 से str ले लिया, S2 से str ले लिया, उसे रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो नॉर्मली ये 2 स्ट्रिंग ली, एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों को प्लस कर दिया, ये ओवरलोड हो चुका है तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जाके जो वैल्यू वो करवा रहा है वो कर देगा। ठीक है, ये कोड एक बार आप देख लेना, क्योंकि पहली बार अचानक से समझते हो तो आई नो कि समझ नहीं आएगा। 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे, एक एक चीज़ देखोगे, जो मैंने समझाया उसे 2 बार देखो एटलीस्ट, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है OOST का 1 शॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।